वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। आज हम इस वीडियो में उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी नए मेहमान एकांकी को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने नए मेहमान एकांकी का सारांश पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। नए मेहमान एकांकी एक मध्यम परिवार की एकांकी है कि किस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार कितनी परेशानियों को झेलता है और जो उसके छोटे छोटे आवास होते हैं, घर होते हैं, उसमें उसे रहने में कितनी कठिनाई होती है। इन सभी को इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने दर्शाने का पूरा प्रयास किया है और लेखक ने अंत में ये भी बताया है कि किस तरह से मानव की प्रवृत्ति अपनों और गैरों के लिए बदल जाती है। जब कोई अपना आता है तो हमारे जो विचार है वो और होते हैं और जब कोई गैर मेहमान आता है तो हमारे विचार कुछ और होते हैं। चलिए इस एकांकी को ही विस्तार से पढ़ लेते हैं कि क्या है इस एकांकी में। सबसे पहले पात्र परिचय जानते हैं। पात्र परिचय में है विश्वनाथ जो गृहपति हैं यानी घर के जो मुखिया हैं। दूसरी है रेवती जो विश्वनाथ की पत्नी है। नन्हेमल और बाबूमल ये अतिथि हैं जो इनके घर में मेहमान बन के आएंगे। और प्रमोद और किरण ये विश्वनाथ के बच्चे हैं। और आगंतुक कहते हैं मेहमान, ये रेवती का भाई है। अब एकांकी का स्थान और समय भी जान लेते हैं। स्थान है भारत का कोई बड़ा नगर और जो समय है वो गर्मी के रात के 8 बजे। गर्मी की ऋतु रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही में 2 कुर्सियां रखी हैं। पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है, इसीलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतारकर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता तथा सुसंस्कृति के चिन्ह। यह एकांकी विश्वनाथ के संवाद से शुरू होती है। विश्वनाथ, उफ बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है, वह है रेवती। रेवती आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है और ये कहकर सिर को दबाती है। विश्वनाथ, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पीकर आया हूँ, फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा। रेवती कहती है, गर्म है, आंगन में घड़े में ही पानी ठंडा नहीं होता, हवा लगे तो ठंडा हो, जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। विश्वनाथ कहता है, मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ पानी हो तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूं। रेवती कहती है, बर्फ ले आते पर मरी बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ कह रहे हैं, बर्फ का पानी पीने से क्या फायदा, प्यास जैसी की तैसी बल्कि दुगनी लगती है। उफ, पंखा ले लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती कहती है, रहने दो, तुम ही करो, छत इतनी छोटी है कि पूरी खाट भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-3 बच्चे सोते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ कहते हैं, एक ही पड़ोसी हैं निर्दयी जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देते। रेवती कहती है, वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है, नगद 50 देते हैं। तब 4 खाटों की जगह मिली है। न बाबा,
ये नहीं हो सकेगा, मैं खाट न बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी और किसी को सोता देख नींद भी तो नहीं आती। विश्वनाथ कहते हैं, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूं। रेवती, क्या फायदा, अगर लाला मान भी ले तो वह दुष्टा नहीं मानेगी। वैसे मैं भी उस छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद ना करूंगी। बड़ी डायन औरत है, उसके तो बाल बच्चे हैं नहीं, कुछ कर दे तब। विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूंगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। रेवती, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। मैं ही जानती हूँ कि कैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, यहाँ की गर्मी से ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबी की तो मौत है। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध, इन्होंने क्या बिगाड़ा, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल रहा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। विश्वनाथ पानी पीकर, उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा, वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने। रेवती, भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे डर है कि कहीं कोई बीमार न पड़ जाए। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले भी लूं तो खर्च चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूंगा। बच्चे को ले जाओ, वह गर्मी में भून रहा है। रेवती, ये नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ। और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाकर जाओ ऊपर। विश्वनाथ, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी ही हाके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओ तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रेवती कहती है, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद ना आएगी। बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी। सवेरे काम पर जाना है, जाओ, मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ, नहीं, ये नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम नहीं करना। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी न जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पड़ी से लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी। विश्वनाथ, अच्छा तुम जानो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। कौन होगा, ना जाने, देखता हूँ। हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी से उठ बैठता है और पानी मांगता है। वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय 2 व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूर लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफेद पगड़ियां, बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। रंग सांवला, बड़ी की मूछें मुंह को घेरे हुए, माथे पर सलवट, छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुख, बड़े बड़े दांत, दोनों मैली धोतियां पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का बाबूलाल है। इस हावड़ दबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से कहते हैं, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना। किरण पंखा तेज करती है, किंतु पंखा वैसे ही चलता रहता है। नन्हेमल, जो इनके यहाँ मेहमान आए हैं, पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पूछकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं जैसे कि निचोड़ लो। जी आप लोग, बाबूलाल जी कहते हैं, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है कि जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नगद 9 रुपए खर्च करके खरीदी थी। मोतीलाल
मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा मक्कार है। मैंने भी कुर्तों के लिए एक 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपया गज दी, जबकि नत्थामल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी, गला सूख रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम न पीऊंगा। नन्हेमल से कहता है बाबूलाल, और बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद। किरण। बाबूलाल कहते हैं ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, कान सूखे जा रहे हैं। देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ आप लोग। नन्हेमल कहते हैं अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? बिस्तर में होगा चच्चा, निकाल लूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चच्चा मैं तो पहले ही नहलाऊंगा, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। यहाँ नहीं तो मुझे न मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। देखते जाओ। हाँ साहब, क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? नन्हेमल कहते हैं अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राय है ना, गोटे वाले, वह हमारे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू ये लो मेरी बंडी, संदूक में रख दो। कौन संपत राम? अरे वही गोटे वाले, लाओ ना चाचा, माल मसाला तो अंटी में है ना। संदूक खोलकर बंडी रखते हुए नन्हेमल कहते हैं नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में है। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है, जरा बीड़ी का मंडल तो मेरी जेब से निकाल। बाबूलाल कहते हैं बीड़ी तो मेरे पास भी है, लो जरा भाई दिया सलाई ले आना। अभी लाई। किरण जाती है, लौटकर दिया सलाई देती है और दोनों बीड़ी पीते हैं। मैं संपत राम को नहीं जानता। मैं संपत राम को जानने की क्यों, वह तो हम आपसे मिले हैं, आपकी तो वह, हाँ उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं पंडित जी। क्या मकान इतना ही बड़ा है? देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। माँ पूछती है खाना क्यों बाबूलाल? पंडित जी कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो बस एक साग और पूरी। वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। अरे खाने की भली चलाई, पेट ही भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। भूख कब तक न लगेगी? सारा दिन तो हो गया। नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी? प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। हाँ भैया ला तो जरा, 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। उतना ही मैं भी। दोनों गटगट पानी पीते हैं। किरण विश्वनाथ से धीरे से कहती है फिर खाना। विश्वनाथ इशारे से ठहर जा जरा। नन्हेमल पानी पीकर, हाँ अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। पानी भी खूब ठंडा है। वाह भैया खुश रहो, कितने सीधे लड़के हैं, शहर के हैं ना। क्षमा कीजिए मैंने आपकी, अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिजनौर से। बिजनौर से? बिजनौर तो मैं गया हूं, किंतु मैं जरा नहाना चाहता हूं। मैं भी स्नान करूंगा। पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद इन्हें नीचे नल पर ले जाओ, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं और रेवती का प्रवेश होता है। ये लोग कौन है, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। क्या पूछूं, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर से बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका। नौकर भी नहीं टिकता है,
पानी जो 3 मंजिल पर चढ़ना पड़ता है इसलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है? पानी जो 3 मंजिल पर चढ़ना पड़ता है किसी के लिए इसलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है? किसी को क्या जरूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने? ये तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते हैं। फिर क्या किया जाए? फिर क्या खाना बनाना होगा? पर ये कौन? खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए हैं तो जरूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। रेवती तुनक कर, खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा? दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय। आखिर ये आए कहाँ से हैं? कहते हैं बिजनौर से आए हैं। रेवती आश्चर्य से, बिजनौर? क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है? हमारी बिरादरी का तो कोई आदमी वहां रहता नहीं है। बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए। सोच लो, शायद वहां कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे हैं, मैं भी जानता भी नहीं। बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं? क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना। बाजार से क्या मुफ्त में आ जाएगा? 3-4 रुपए से कम क्या उनका पेट भरेगा? पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश और रेवती का दूसरी ओर से जाना। तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूं। न जाने पंडित जी आप कैसे रहते हैं? ये कहकर पंखा करने लगता है। 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं और इनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है। उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें नहीं मालूम था। तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो? मैं पानी पीने चला गया, वहां ऊषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा करता रहा। चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ कर देंगे। पीछे से आवाज आती है, अरे बाबू मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूं। लाया चाचा। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर कोई इस तरह गंदा पानी फैलाए। सारी छत गंदी कर दी। वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा। आपसे रोज गलती हो जाती है। अनजान आदमियों से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। कल से ऐसा नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह खाट बिछाकर लेट गया था। मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने का तो बड़ा सा कम मकान लो। ये भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करें, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कहाँ तक कोई क्षमा करे? क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। क्या बात है? कुछ नहीं, आप धोतिया छज्जे पर सुखा दें। ले बाबू, डाल दे, कोई ला बीड़ी निकाल, मेरी जेब से ले लो। सचमुच हमारी वजह से आपको कष्ट हुआ। भैया जरा सा पानी और पिला। उफ, बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देर है? बात यह है कि नींद बड़ी जोर से आ रही है। देखिए, मैं आपसे 1-2 बातें पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं। जी हाँ, ये बात है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए। तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे? अरे दूर क्यों जाते हैं, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ आपको देखा था। उनकी आटे की मिल है, क्या कहने, उनके बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। पर उनका तो प्रेस है। प्रेस भी होगा, उनके एक बड़ी मिल भी है,
अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है, अगले महीने खुल जाएगी। हाँ भैया पानी ले आ। लो चाचा पहले तुम पी लो। तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए हैं। संपत रात ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले आना, वहां कृष्ण गली में वो रहते हैं। पर कृष्ण गली तो यहाँ 6 है, कौन सी गली में बताया था? 6 है, बहुत बड़ा शहर है साहब। हम तो ये मालूम नहीं, शायद बताया होगा, याद नहीं आ रहा। जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम तो बताया होगा। क्या नाम बताया था चाचा? नाम तो याद नहीं आया आता, जरा ठहरिए सोच लूं। अरे चाचा कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। हाँ साहब कविराज बताया था। आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं। पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लें तो पता चलेगा कि हम भी। चुप, एक बीड़ी और निकाल बाबू, ये लो। लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूं। तो कभी बताया होगा साहब, हमें याद नहीं आ रहा। हमें तो जो बता दिया था उसी के सहारे आ गए। नीचे आवाज लगाई, आप मिल गए, ऊपर चढ़ाए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर चले। जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? काम? क्या काम बताया था बाबू? मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था। आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। हाँ याद आया, बताया था वैद्य हैं, पर मैं वैद्य नहीं हूं। पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल, शायद वह उधर के हैं भी। ठीक है साहब ठीक है, वही हैं। मैं भी सोच रहा था कि आप न संपत राम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को जानते हैं। कहाँ है उन कविराज का घर? जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हुआ हूं। चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। राम राम। रेवती, अब जान में जान आई। हाय सिर फटा जा रहा है। नीचे से आवाज आती है, भले आदमी जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। फिर अरे अरे भैया आओ, तुम्हें तो खबर भी ना दी। रेवती, विश्वनाथ, रेवती दोनों मिलते हैं। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा है। क्या मेरा तार नहीं मिला? नहीं तो कब तार दिया? कल ही तो झांसी से दिया था, सोचता था कि ठीक समय मिल जाएगा। ओह बड़ी परेशानी हुई। मेहमानों के जाते ही नीचे रेवती का जो भाई है वो आ जाता है और यहाँ पर रेवती और विश्वनाथ से बातें करता है कि मुझे मेरे आने की आपको खबर नहीं मिली, मैंने तो आपको तार भी दिया था। लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद जा जल्दी से बर्फ तुला, मामा जी को ठंडा पानी पिला और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, न जाने कि कहीं होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। हाँ हाँ अवश्य, सामने चली जाइए। एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को क्या कष्ट हो। ऐसा क्यों सोचती हो? कष्ट काहे का, ये तो हम लोगों का कर्तव्य है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे भूख भी नहीं है। यहाँ पर रेवती अभी खाना बनाने के लिए तैयार हो गई है। अपने भाई को देख करके उसके मन में प्रसन्नता जाग उठी है। और कुछ देर पहले अभी जो रेवती का व्यवहार था वो ऐसा था कि वो बहुत बीमार है और बहुत परेशान है। वो खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि गर्मी से उसका सिर फटा जा रहा था। अब भाई को देख करके क्या कहती है, जा रही थी फिर लौट के आती है। कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। इतनी गर्मी में रहने दो ना, तुम नहाने तो जाओ।
कहो अब। रेवती, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। यवनिका का मतलब है कि जो कहानी है, एकांकी है, वो यहाँ पर समाप्त होती है। एकांकी की जो ये कहानी है वो यहाँ पर समाप्त हो रही है। और यवनिका का मतलब होता है कि पर्दा गिरता है। ये जो कहानी है एक मंच पर दिखाई जा रही है। और जो यवनिका शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब आप देखा होगा कि जब कोई नाटक चलता है मंच पर तो वो पर्दा गिर जाता है। तो ये एकांकी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।